नमस्ते। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की गहराई में उतरेंगे। जी, आज हम बात करेंगे उन शुरुआती हमलों की जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि हम दिए गए स्रोतों का विश्लेषण करके ये समझेंगे कि कैसे ये सब हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो हमारी पहली स्लाइड हमें विषय का एक परिचय देती है, प्रारंभिक इस्लामिक आक्रमण, अरब और तुर्क। जी, और इसमें एक नक्शा भी है जो दिखाता है कि ये आक्रमण किस रास्ते से भारत की ओर आए। इससे हमें भौगोलिक अंदाजा मिलता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो इन आक्रमणों को 3 अलग-अलग चरणों में बांटती है। जी, ये 3 चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाते हैं कि आक्रमणों का मकसद कैसे समय के साथ बदलता गया। तो पहला चरण था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का। ये एक अरब आक्रमण था। हाँ, और इसका उद्देश्य था विस्तार, जैसा कि सिक्के के प्रतीक से दिखाया गया है। वो यहाँ शासन स्थापित करने आया था। फिर आता है दूसरा चरण 1000 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी का, और उसका मकसद बिल्कुल अलग था। वो था लूट और विध्वंस। उसका उद्देश्य सिर्फ भारत से धन लूटना था। इसीलिए उसे तलवार के प्रतीक से दर्शाया गया है। बिल्कुल। और फिर तीसरा चरण 1175 से 1206 ईस्वी मोहम्मद गोरी। इसका लक्ष्य था एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना। जी, जैसा कि नींव के पत्थर के प्रतीक से स्पष्ट है। तो ये जो बदलाव है विस्तार से लूट और फिर लूट से स्थायी साम्राज्य तक, यही पूरी कहानी की बुनियाद है। तो चलिए पहले चरण को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। अरब आक्रमण 712 ईस्वी। आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जिसे भारत पर पहला सफल इस्लामिक आक्रमणकारी माना जाता है। और उस समय सिंध पर किसका शासन था? उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था, जो एक ब्राह्मण वंशीय थे। सिंध के युद्ध में उनकी हार हुई और वो मारे गए। लेकिन एक दिलचस्प एनसीईआरटी तथ्य यहाँ ये है कि अरबों का शासन सिर्फ सिंध तक ही सीमित रहा। वो भारत में और अंदर तक विस्तार नहीं कर पाए, जिसकी एक बड़ी वजह समय के शक्तिशाली राजपूत राजा थे। अच्छा, तो अब कासिम की नीतियों पर आते हैं। उसने प्रशासन कैसे चलाया? उसने कुछ बहुत ही रणनीतिक कदम उठाए। राजस्व के लिए उसने भारत में पहली बार जजिया कर लागू किया। ये वही कर है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है ना? जी बिल्कुल, लेकिन प्रशासन में उसने ज्यादा दखल नहीं दिया। उसने स्थानीय प्रशासन, खासतौर पर ब्राह्मणों को उनके ऊंचे पदों पर बनाए रखा। और धार्मिक नीति कैसी थी? उसकी धार्मिक नीति भी कह सकते हैं कि थोड़ी उदार थी। उसने मंदिरों को पूरी तरह नष्ट नहीं किया। तो इन सबसे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यह है कि ये एक स्थायी राजनीतिक विस्तार का कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं था, बल्कि शासन स्थापित करने की एक शुरुआती कोशिश थी। ठीक है, तो अब कहानी में लगभग 300 साल आगे बढ़ते हैं और दूसरे चरण पर आते हैं, तुर्क आक्रमण और महमूद गजनवी। जी, महमूद गजनवी, वो गजनी जो आज के अफगानिस्तान में है, वहां का शासक था। और उसे भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक माना जाता है। हाँ, और उसने एक दो नहीं बल्कि भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। 17 बार। और उसका मकसद? उसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की संपत्ति को लूटना, साम्राज्य का विस्तार करना बिल्कुल नहीं। और उसके आक्रमणों में सबसे कुख्यात हमला सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। जी, 1025 ईस्वी में। ये उसका 16वां आक्रमण था। ये मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में है। उस समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय वहाँ सोलंकी वंश के भीम प्रथम का शासन था। इस हमले में मंदिर से बेहिसाब धन लूटा गया और मूर्तियों को तोड़ा गया। तो ये सिर्फ एक लूट नहीं थी? नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर एक बहुत बड़ा आघात था। गजनवी के दूसरे प्रमुख युद्धों में 1001 में जयपाल की हार और 1027 में जाटों के खिलाफ उसका आखिरी अभियान शामिल है। जी, सोमनाथ पर आक्रमण को भारतीय इतिहास में एक बहुत गहरे घाव की तरह देखा जाता है। लेकिन गजनवी के साथ कुछ विद्वान भी तो आए थे। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उसके समय के 2 प्रमुख विद्वानों का जिक्र आता है। एक थे अल बरूनी, जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी। इस किताब में भारत के बारे में काफी कुछ है ना? जी, इसमें उस समय के भारतीय समाज, विज्ञान और गणित का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। दूसरे विद्वान थे फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा लिखा, जो फारसी साहित्य का एक महाकाव्य माना जाता है। और यहाँ एक परीक्षा के लिए जरूरी ट्रिक भी दी गई है। सोमनाथ का विध्वंस किसने किया? तो जवाब है महमूद गजनवी। बिल्कुल। चलिए अब तीसरे और सबसे निर्णायक चरण पर आते हैं, मोहम्मद गोरी। जी, तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। गजनवी और गोरी में यही सबसे बड़ा फर्क था। गजनवी एक लुटेरा था, जबकि गोरी एक साम्राज्य निर्माता, एक एम्पायर बिल्डर था। उसने शुरुआत कैसे की? उसने 1175 में मुल्तान पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की, लेकिन 1178 में गुजरात अभियान में उसे नाइकी देवी के हाथों एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और फिर आता है भारतीय इतिहास का एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 ईस्वी। जी, ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया और इस पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। गोरी का क्या हुआ? मोहम्मद गोरी बुरी तरह घायल हुआ और उसे युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। ये भारत में उसकी दूसरी बड़ी हार थी। लेकिन गोरी ने हार नहीं मानी। वो ठीक 1 साल बाद फिर वापस आया। हाँ, 1192 में। और तराइन का ये दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस बार क्या हुआ? इस बार मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। और इस युद्ध का ऐतिहासिक महत्व क्या था? इसी युद्ध ने भारत में तुर्क शासन की आधारशिला रखी। यहीं से दिल्ली सल्तनत का रास्ता साफ हुआ। तराइन के बाद गोरी रुका नहीं। उसका अगला कदम था चंदावर का युद्ध 1194 में। जी, ये युद्ध कन्नौज के राजा जयचंद के विरुद्ध था, जो गढ़वाल वंशी थे। इस युद्ध में जयचंद की भी हार हुई और उनकी मृत्यु हो गई। इस जीत का क्या असर हुआ? इस जीत के साथ ही पूरी गंगा घाटी तुर्कों के अधीन आ गई, जिससे उनका नियंत्रण और भी ज्यादा मजबूत हो गया। गोरी ने अपनी जीते हुए इलाकों का क्या किया? उसके तो कोई पुत्र नहीं थे। सही कहा, उसके कोई पुत्र नहीं थे। इसलिए उसके साम्राज्य को उसके सबसे वफादार दासों ने संभाला। कौन थे ये दास? सबसे प्रमुख था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बना। फिर था बख्तियार खिलजी, जिसने पूर्वी भारत में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का विनाश किया। और भी थे? हाँ, याल्दौस को गजनी का क्षेत्र मिला और कुबाचा सिंध और मुल्तान का शासक बना। तो अगर हम गजनवी और गोरी की तुलना करें तो क्या मुख्य अंतर थे? देखिए, ये तुलना बहुत स्पष्ट है। महमूद गजनवी का उद्देश्य था धन लूटना। उसने 17 बार आक्रमण किए, मंदिर तोड़े और भारत में कोई साम्राज्य नहीं छोड़ा। और गोरी? वहीं मोहम्मद गोरी का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना था। उसने तराइन और चंदावर जैसे निर्णायक युद्ध जीते और भारत में तुर्क शासन की स्थापना की। तो एक सफल लुटेरा था और दूसरा एक दूरदर्शी शासक। बिल्कुल सही, एक ने एक नए युग की शुरुआत की। तो इन सभी आक्रमणों के कुल मिलाकर क्या परिणाम हुए? 3 प्रमुख परिणाम हुए। पहला, राजनीतिक, राजपूतों का आपसी अलगाव खत्म हुआ और उत्तर भारत में पहली बार एक केंद्रीकृत शासन का उदय हुआ। दूसरा, प्रशासनिक स्तर पर। जी, प्रशासनिक रूप से एकता व्यवस्था का विकास हुआ। मतलब अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाने लगी और एक स्थायी सेना की नींव भी रखी गई। और तीसरा परिणाम सांस्कृतिक था। हाँ, एक नई भारतीय इस्लामी संस्कृति का जन्म हुआ और राजकाज की भाषा के रूप में फारसी का आगमन हुआ। चलिए कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को जल्दी से दोहरा लेते हैं, एक रैपिड फायर राउंड की तरह। जरूर। प्रथम इस्लामिक आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी। सोमनाथ लूट कब हुई? 1025 ईस्वी में भीम प्रथम के समय। किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी, जिसने तुर्क शासन की नींव रखी। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत बढ़िया। तो यहीं से हम दिल्ली सल्तनत के युग में प्रवेश करते हैं। जी, इसका शासनकाल 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। ये केंद्रीकृत इस्लामी सल्तनत थी। तो इस सल्तनत का मूल स्वरूप कैसा था? देखिए, शासकों ने उत्तर से दक्षिण तक सत्ता का विस्तार करने का प्रयास किया। और उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी मंगोल आक्रमणों से उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करना। शासन पद्धति कैसी थी? ये तुर्क अफगान शासकों द्वारा स्थापित एक केंद्रीकृत इस्लामी शासन था। राजकीय भाषा फारसी थी और प्रशासन की नींव एकता प्रणाली और फारसी संस्कृति पर आधारित थी। तो पहले वंश पर आते हैं, गुलाम वंश या मामलुक वंश, और इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक पर। जी, ऐबक इस वंश का पहला शासक था 1206 से 1210 तक। उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। उसकी राजधानी दिल्ली नहीं थी, है ना? नहीं, उसकी राजधानी लाहौर थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। चौगान यानी आज के पोलो जैसा खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक के बाद आया इल्तुतमिश, जिसे सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने ही सल्तनत को असल में एक व्यवस्थित रूप दिया। उसने सबसे पहले राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। उसने एकता व्यवस्था की व्यवस्थित शुरुआत की। उसने 40 तुर्क अमीरों का एक दल तुर्कान-ए-चहलगानी बनाया।
ये चहलगानी बहुत शक्तिशाली था जी हाँ, बहुत ज्यादा। इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में भी सुधार किया और चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए। और उसने भारत को एक बड़े खतरे से भी बचाया था। जी, उसने चंगेज खान के दुश्मन को शरण देने से मना कर दिया और भारत को एक संभावित मंगोल आक्रमण से बचा लिया। इल्तुतमिश के बाद सल्तनत ने दो बहुत ही अलग तरह के शासक देखे, रजिया सुल्तान और बलबन। जी, पहले रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक वो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। मिनहाज सिराज जैसे इतिहासकार ने भी उसे एक योग्य शासक बताया। तो फिर उसका पतन क्यों हुआ? उसका पतन तुर्क अमीरों के विरोध के कारण हुआ। उन्हें एक महिला का शासन करना मंजूर नहीं था। और फिर आया बलबन। हाँ, गयासुद्दीन बलबन। उसने लौह एवं रक्त की कठोर नीति अपनाई। सुल्तान बनते ही उसने सबसे पहले उसी चहलगानी का अंत किया। उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को मजबूत किया और उसने सुल्तान के पाद को बहुत ऊंचा बना दिया था। उसने जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि ली और दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की। तो गुलाम वंश का पतन कैसे हुआ? कमजोर उत्तराधिकारियों और अमीरों के लगातार षड्यंत्रों के कारण। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश और यहाँ से साम्राज्य विस्तार का एक नया दौर शुरू हुआ। जी, संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अलाउद्दीन खिलजी। उसके प्रमुख युद्धों में गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़ की विजय शामिल है। और उसने दक्षिण भारत में भी अभियान भेजे थे। हाँ, उसने अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत में सफल अभियान भेजे। अलाउद्दीन के समय में ही दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। अलाउद्दीन सिर्फ अपनी जीतों के लिए ही नहीं बल्कि अपने प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल, सैन्य सुधारों में उसने दाग और चेहरा की प्रथा शुरू की। दाग और चेहरा, ये क्या था? दाग मतलब घोड़ों को दागना ताकि कोई अच्छा घोड़ा दिखाकर खराब घोड़ा न दे दे, और चेहरा मतलब सैनिकों का पूरा हुलिया लिखना ताकि कोई अपनी जगह किसी और को न भेज दे। ये तो बहुत आधुनिक सोच थी। जी, और उसने सैनिकों को नगद वेतन देना भी शुरू किया। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, जिसके लिए शाहना ए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया। और कर व्यवस्था में भी कुछ बदलाव किए। हाँ, उसने खराज, चराई और गई जैसे कई नए कर लगाए। ये सारे सुधार सल्तनत को आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी थे। खिलजी वंश के सांस्कृतिक पक्ष की बात करें तो अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। जी, उन्हें तोताए हिंद की उपाधि दी गई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नूह सिपहर, तुगलकनामा और खजाइनुल फुतूह। उन्होंने सितार का विकास किया और खड़ी बोली को भी बढ़ावा दिया। खिलजी वंश का पतन क्यों हुआ? अलाउद्दीन के बाद कमजोर शासकों का आना, दरबारी षड्यंत्र और सैन्य असंतोष, इन्हीं सब कारणों से खिलजी वंश का पतन हो गया। खिलजी के बाद आया तुगलक वंश और इसका सबसे चर्चित सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, जिसे बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है। वो अपने समय से बहुत आगे सोचता था, लेकिन उसकी योजना हमेशा असफल रही। जैसे कि राजधानी बदलना। जी, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो एक अच्छा विचार था पर बुरी तरह फेल हुआ। दुआब क्षेत्र में कर वृद्धि और खुरासान व कराची अभियान, ये सब उसकी असफल योजनाएं थी। उसके समय में एक प्रसिद्ध विदेशी यात्री भी भारत आया था। हाँ, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। उसने अपनी किताब रिहला में उस समय का बहुत अच्छा वर्णन किया है। तुगलक ने एक कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की भी स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया फिरोज शाह तुगलक। जी, और वो अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। उसने एक व्यापक नहर प्रणाली का निर्माण कराया। उसने दारुल शिफा मतलब खैराती अस्पताल, दीवाने खैरात यानी दान विभाग और दीवाने बंदगान यानी दासों के लिए विभाग की स्थापना की। लेकिन उसकी कर नीति में एक विवादास्पद बात भी थी। हाँ, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। और तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण क्या बना? 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण। इस एक हमले ने तुगलक वंश की कमर तोड़ दी। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का एक छोटा सा शासनकाल रहा। जी, 1414 से 1451 तक। इसका संस्थापक खिज़र खान था, जो खुद को तैमूर लंग के प्रतिनिधि के रूप में देखता था। तो ये एक कमजोर वंश था। हाँ, बहुत। इसमें कमजोर शासक हुए और प्रशासन अस्थिर रहा, जिस वजह से इसका पतन हो गया। और फिर आया सल्तनत का आखिरी वंश, लोदी वंश, जो अफगान मूल का था। जी, इसमें बहलोल लोदी संस्थापक और सिकंदर लोदी प्रमुख शासक थे। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और राजधानी भी बदल दी। हाँ, 1506 में राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी गई। उसने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना शुरू किया। वास्तुकला में भी इस समय कुछ नया हुआ। जी, इस काल में दोहरे गुंबद या डबल डोम की वास्तुकला का प्रयोग शुरू हुआ। और फिर आता है सल्तनत का अंत, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। जी, यह युद्ध अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच हुआ। और इस युद्ध में लोदी की हार क्यों हुई? बाबर की आधुनिक तोपखाना और तुर्कमा युद्ध नीति के कारण। इस युद्ध से दिल्ली सल्तनत का समापन हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। और एक खास बात ये भी है कि इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। बिल्कुल। तो अगर हम सल्तनत के पतन के मुख्य कारणों को देखें तो क्या कहेंगे? कई कारण थे। पहला, अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारी। दूसरा, अमीरों की गुटबाजी और लगातार होते षड्यंत्र। सैन्य कारण भी थे। हाँ, एक मजबूत स्थायी सेना का अभाव और सैन्य असंतोष। और सबसे बढ़कर बाबर का तोपखाना और उसका कुशल सैन्य नेतृत्व। और शासन व्यवस्था में भी कमी थी। जी, उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं था, जो सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। अंत में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को समझते हैं। एकता का क्या मतलब था? भूमि अनुदान या राजस्व प्रणाली। चहलगानी, 40 तुर्क सरदारों का दल। सिजदा और पाइबोस, राज दरबार में झुकने और पैर चूमने की प्रथा, जिसे बलबन ने शुरू किया। जजिया, गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर। दारुल शिफा, खैराती अस्पताल, जिसे फिरोज तुगलक ने स्थापित किया। और शाहना ए मंडी, बाजार अधीक्षक, जिसकी नियुक्ति अलाउद्दीन ने की थी। तो ये थी प्रारंभिक इस्लामिक आक्रमणों से लेकर दिल्ली सल्तनत के पतन तक की कहानी। हमने देखा कि कैसे आक्रमणों का उद्देश्य समय के साथ बदला और कैसे विभिन्न रहे हैं, जो हमें ले जाएगा मध्यकालीन दक्षिण भारत में, जहां दो महाशक्तियां थीं, विजयनगर और बहमनी। ये सिर्फ दो साम्राज्य नहीं थे, बल्कि एक तरह से दो अलग अलग दुनियाएं थीं, जो लगभग 200 सालों तक एक दूसरे से टकराती रहीं। बिल्कुल, और सहयोग भी करती रहीं। और इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने दक्षिण भारत की जो शक्ल है वो हमेशा के लिए बदली। सही है। ये कहानी सिर्फ राजाओं और रानियों की नहीं है। ये संस्कृति, कला और एक ऐसी विरासत की है जो आज भी हम्पी के खंडरों में और बीजापुर के गोल गुंबद में जिंदा है। तो चलिए, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर इस कहानी की शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य से। जी। तो विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना हुई 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना तो नहीं थी, है ना? मतलब इसके पीछे एक बड़ा मकसद था। उस वक्त दक्षिण भारत में ऐसा क्या माहौल था कि एक नए साम्राज्य की जरूरत पड़ी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उस समय दिल्ली सल्तनत का जो प्रभाव था वो दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। कई पुराने हिंदू राज्य या तो खत्म हो गए थे या बहुत कमजोर पड़ गए थे। तो एक तरह का राजनीतिक और सांस्कृतिक वैक्यूम, एक शून्य सा पैदा हो गया था। अच्छा। हरिहर और बुक्का, जो पहले काकतीय और फिर होयसल साम्राज्यों में अधिकारी थे, उन्होंने इस शून्य को भरने का मौका देखा। और उन्हें संत विद्यारण्य से प्रेरणा भी मिली थी। जी, आध्यात्मिक प्रेरणा। तो ये साम्राज्य सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं बना था, बल्कि एक पहचान, एक धर्म और एक संस्कृति को बचाने के मिशन पर बना था। और इसकी राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी में बसाई गई। बिल्कुल, जिसे हस्तिनावती भी कहा जाता था। मतलब ये एक तरह का कल्चरल रेजिस्टेंस मूवमेंट था जिसने एक साम्राज्य का रूप ले लिया। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। और ये साम्राज्य काफी लंबा चला। इस पर 4 अलग अलग वंशों ने राज किया, संगम, सलुवा, तुलुवा और फिर अरविडू। जी, क्रम से। लेकिन जब भी विजयनगर का जिक्र होता है, एक ही नाम सबसे पहले आता है, कृष्णदेवराय। ऐसा क्या खास था उनके शासन में कि 500 साल बाद भी उन्हें सबसे महान माना जाता है? कृष्णदेवराय जो तुलु वंश के थे, वो एक कंप्लीट पैकेज थे। अच्छा। वो एक शानदार मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मनों मतलब बहमनी सल्तनत के उत्तराधिकारियों और उड़ीसा के गजपतियों सबको हराया। वो एक बेहतरीन प्रशासक थे और कला और साहित्य के तो बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। हाँ, ये अष्टदिग्गज कौन थे? ये 8 तेलुगु के महान कवि थे। ये अपने आप में कल्चरल पावर हाउस था। इसमें तेनालीराम और अल्लासानी पेड्डन जैसे नाम शामिल थे। मैंने सुना है कि वो खुद भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अमुक्तमाल्यदा नाम का एक ग्रंथ भी लिखा था। ये कोई कविता संग्रह था या कुछ और? ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये राजनीति और शासन कला पर लिखा गया एक महाकाव्य है। अच्छा, आप इसे एक तरह से दक्षिण भारत का अर्थशास्त्र समझ सकते हैं। इसमें राजा को कैसा होना चाहिए, उसे प्रजा का ध्यान कैसे रखना चाहिए, राज्य की नीतियां कैसी हों, इसका पूरा ब्यौरा है।
कमाल है। इससे पता चलता है कि कृष्णदेव राय सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर थे। बिल्कुल। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी चाहिए होगा। स्रोतों में नायक प्रणाली का जिक्र आता है, ये क्या थी? ये विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस प्रणाली में साम्राज्य को प्रांतों में बांटा जाता था। हर प्रांत का प्रमुख एक सैन्य कमांडर होता था जिसे नायक कहते थे। ओके। उसे अपने इलाके से टैक्स वसूलने और एक सेना रखने का अधिकार होता था। बदले में उसे राजा को सालाना एक रकम देनी होती थी और जरूरत पड़ने पर अपनी सेना के साथ युद्ध में मदद करनी होती थी। तो ये नायक प्रणाली एक तरह की डबल एज्ड स्वॉर्ड थी, मतलब साम्राज्य चलाने के लिए जरूरी भी थी, लेकिन हाँ। लेकिन साथ ही ये शक्तिशाली सेनापति एक तरह से अपने अपने इलाके के छोटे राजा बन जाते थे जो आगे चलकर खतरा भी बन सकते थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही हुआ भी। जब तक केंद्र में कृष्णदेव राय जैसा मजबूत शासक था, सब नियंत्रण में था। लेकिन जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, यही नायक अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे और साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण बने। और कला और वास्तुकला की तो क्या ही बात है। हम्पी के मंदिर जैसे विठल स्वामी मंदिर और वहां का पत्थर का रथ आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। सही कहा। वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, वो साम्राज्य की शक्ति और उसकी समृद्धि का प्रतीक थी। और इस समृद्धि ने दुनिया भर के यात्रियों को अपनी ओर खींचा होगा। बिल्कुल। पुर्तगाल से आए डोमिंगो पायस और नूनेज जैसे यात्रियों ने विजयनगर के बारे में जो लिखा है वो हैरान करने वाला है। उन्होंने लिखा कि बाजार कीमती पत्थरों, रेशम और मसालों से भरे रहते थे। अच्छा। और राजा के पास सोने चांदी का अथाह भंडार था। उनके लेख हमें बताते हैं कि विजयनगर उस समय दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। लेकिन फिर इस सुनहरे दौर का अंत कैसे हुआ? क्या हुआ जो इतना शक्तिशाली साम्राज्य अचानक बिखर गया? इसका अंत एक बहुत बड़ी लड़ाई से हुआ। 1565 में हुई तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा? जी, इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ये विजयनगर के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। हाँ। इस लड़ाई में दक्कन की सभी सल्तनतों ने एक होकर विजयनगर पर हमला कर दिया। एक मिनट, मतलब सारे दुश्मन एक साथ आ गए? हाँ, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, इन चारों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर की सेना को बुरी तरह हराया। और इस हार के बाद राजधानी हम्पी को कई महीनों तक लूटा गया। उसे ऐसा उजाड़ा गया कि वो फिर कभी अपने पुराने वैभव को हासिल नहीं कर सकी। तो विजयनगर के पतन का कारण बना तालीकोटा का युद्ध। और ये युद्ध लड़ा था दक्कन की सल्तनतों ने मिलकर। लेकिन सवाल यह है कि ये शक्तिशाली सल्तनतें आई कहां से? इनकी कहानी समझने के लिए हमें विजयनगर के सबसे बड़े दुश्मन बहमनी साम्राज्य की कहानी में उतरना होगा। एकदम सही। बहमनी साम्राज्य की कहानी विजयनगर के साथ साथ ही चलती है। इसकी स्थापना हुई 1347 में, यानी विजयनगर की स्थापना के सिर्फ 11 साल बाद। बिल्कुल। इसका संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसका असली नाम हसन गंगू था। यह दक्कन का पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था जो दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत करके बना था। तो ये दोनों साम्राज्य लगभग एक ही समय पर जन्मे और एक दूसरे के पड़ोसी थे। और जैसा कि अक्सर पड़ोसियों के साथ होता है, इनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। इनके झगड़े की मुख्य वजह क्या थी? इनके झगड़े की सबसे बड़ी वजह थी रायचूर दोआब। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का बेहद उपजाऊ इलाका था। अच्छा। इस पर जिसका कब्जा होता उसके पास पैसे और ताकत की कोई कमी नहीं रहती। ये आर्थिक और सामरिक दोनों ही तरह से बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये रायचूर दोआब उस जमाने का क्या कहें इकोनॉमिक पावर हाउस था। एकदम सही शब्द है। ये सिर्फ खेती की जमीन नहीं थी, ये इकोनॉमिक इंजन था। इस पर कब्जे का मतलब था पूरे दक्षिण भारत की तिजोरी पर कब्जा। और इसी के लिए इन दोनों साम्राज्यों के बीच करीब 200 सालों तक युद्ध चलते रहे हैं। बहमनी साम्राज्य में भी तो कुछ काबिल शासक हुए होंगे जिन्होंने इसे इतनी मजबूती दी। बिल्कुल। ताजुद्दीन फिरोज शाह एक बहुत ही विद्वान शासक था। वो कई भाषाएं जानता था और उसने खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी भी बनवाई थी। ये दिलचस्प है। एक और शासक था अहमद शाह वली, जिसे वली या संत भी कहा जाता था। उसका सबसे बड़ा काम था राजधानी को गुलबर्गा से बीदर ले जाना। अच्छा, राजधानी बदली गई। जी। और बीदर को उसने कला, संस्कृति और सूफीवाद का एक बड़ा केंद्र बना दिया। सूफी संत ख्वाजा बंदा नवाज को भी उन्होंने संरक्षण दिया। लेकिन फिर विजयनगर की तरह बहमनी साम्राज्य भी आखिर में बिखर गया। एक इतना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरकर 5 हिस्सों में कैसे बढ़ गया? ये अचानक हुआ? नहीं, ये अचानक नहीं हुआ। इसकी नींव भी आप कह सकती हैं विजयनगर की नायक प्रणाली जैसी ही एक व्यवस्था में थी। अच्छा, कैसे? बहमनी साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और बाद में 8 प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें तरफ कहते थे। इनके गवर्नर यानी तरफदार बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो वही कहानी फिर से दोहराई गई। जी। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो इन शक्तिशाली गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और बहमनी साम्राज्य टूटकर 5 सल्तनतों में बढ़ गया। और यही वो 5 सल्तनतें थीं जिन्होंने मिलकर बाद में विजयनगर को हराया था। जी हाँ, उनमें से 4 ने। ये 5 सल्तनतें थीं बीजापुर की आदिल शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, बरा की इमाद शाही और बीदर की बरीद शाही सल्तनत। इन सब सल्तनतों की अपनी अलग पहचान भी बनी होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्पिन ऑफ्स नहीं थी, सबकी अपनी एक अलग पहचान बनी। जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे गोलकुंडा अपने हीरो के व्यापार के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गया। अच्छा, कोहिनूर हीरा भी वहीं से निकला था। जी, वहीं की खदान से। आज का जो हैदराबाद शहर है और उसकी पहचान चारमीनार, वो गोलकुंडा के ही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाई थी। और बीजापुर का गोल गुंबज, वो तो आर्किटेक्चर का एक अजूबा माना जाता है। बेशक, वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और उसका जो गुंबद है वो दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। लेकिन उसकी असली खासियत है उसकी विस्परिंग गैलरी। हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है। कहते हैं कि वहां अगर आप एक कोने में माचिस की तीली भी जलाएं तो उसकी आवाज 37 मीटर दूर दूसरे कोने में साफ सुनाई देती है। कमाल है। ये 17वीं सदी की अकूस्टिक इंजीनियरिंग है। जी। तो ये सल्तनतें भले ही आपस में लड़ती रहती थी, लेकिन इन्होंने कला, वास्तुकला और संस्कृति का एक नया दौर शुरू किया। तो अगर हम इस पूरे दौर का सार निकालें, विजयनगर और बहमनी और फिर इन 5 सल्तनतों का, तो इनकी सबसे बड़ी देन या लेगेसी क्या थी? इनकी सबसे बड़ी देन थी एक मिलीजुली संस्कृति का विकास, जिसे हम दक्कनी या इंडो इस्लामिक संस्कृति कहते हैं। यहाँ की वास्तुकला में आपको ईरानी और भारतीय शैलियों का मेल दिखेगा। यहाँ की भाषा उर्दू का एक शुरुआती रूप जिसे दक्कनी कहते थे वो यहीं पनपी। इन साम्राज्यों ने दक्षिण भारत की राजनीति, समाज और कला को एक ऐसी शक्ल दी जिसका असर आज भी दिखाई देता है। और इन्होंने मुगलों के दक्षिण में विस्तार का रास्ता भी तैयार किया। बिल्कुल। तो ये सिर्फ 2 साम्राज्यों के टकराव की कहानी नहीं, बल्कि एक नई संस्कृति के जन्म की कहानी भी है। बहुत ही दिलचस्प। बिल्कुल। तो संक्षेप में विजयनगर और बहमनी 2 समानांतर शक्तियां थी जिनका उदय, विकास और पतन लगभग एक ही समय पर हुआ। एक ने हिंदू संस्कृति को संरक्षण दिया तो दूसरे ने दक्कन में इस्लामी शासन की नींव रखी। लेकिन दोनों के टकराव और मेलजोल ने मिलकर दक्षिण भारत को वो रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। आज हमने विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के उतार चढ़ाव और उनकी विरासत पर काफी गहराई से बात की। ये वाकई एक ऐसा दौर था जिसने भारतीय इतिहास की दिशा तय की। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। इस पर विचार करें कि यदि 1565 में हुए तालीकोटा के युद्ध का परिणाम भिन्न होता और विजयनगर साम्राज्य की जीत हुई होती तो आज दक्षिण भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य कैसा होता? ये सोचने वाली बात है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जो सल्तनतों और साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की कहानी है। हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ बाबर, अकबर या शाहजहां की नहीं है। ये कहानी उस शख्स की भी है जो बीच में एक तूफान गिरा आया, सब कुछ बदल दिया और चला गया, शेर शाह सूरी। और यही बात इस दौर को इतना दिलचस्प बनाती है। ये एक सीधी लाइन में चलने वाला इतिहास नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक रुकावट है, एक इंटरप्शन है, जिसने असल में मुगल साम्राज्य को कैसे थे और भी मजबूत बना दिया। हाँ। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक दुश्मन की बनाई नींव पर एक शानदार साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य के एक बड़े नजरिए से। इसका दौर 1526 से 1857 तक चला। काफी लंबा दौर था। हाँ, और इस दौरान भारत की राजनीति, प्रशासन और कला संस्कृति मतलब पूरी तरह बदल गई। कुछ बड़ी तारीखें अगर हम याद करें तो 1526 में बाबर का आना, 1556 में अकबर का तिलक, 1632 के आसपास ताजमहल का बनना, 1707 में औरंगजेब की मौत और फिर 1857 में इस लंबे सफर का अंत। हाँ, तो कहानी शुरू होती है संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से 1526 से 1530 तक। सिर्फ 4 साल। हाँ, सिर्फ 4 साल का शासन। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराकर भारत में मुगल वंशी नींव रखी। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि बाबर की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी। मतलब ये उस समय की सैन्य रणनीति में एक
एक बहुत बड़ा बदलाव था। बाबर अपने साथ तोपें और एक बहुत ही कुशल घुड़सवार सेना लेकर आए थे। अच्छा। जो उस समय भारतीय सेनाओं के लिए बिल्कुल बिल्कुल नई बात थी। और भारत आते ही उन्हें एक के बाद एक कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। ऐसा लगता है कि उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। बिल्कुल। 1526 में पानीपत की लड़ाई, 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध, एक और बड़ा युद्ध। हाँ 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ चंदेरी का युद्ध और 1529 में अफगानों के खिलाफ घाघरा का युद्ध। मतलब 4 साल में 4 बड़े और निर्णायक युद्ध। सही कहा। उन्होंने अपनी सत्ता को लगातार चुनौती देने वाली हर बड़ी ताकत को एक एक करके हराया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक हमलावर नहीं थे, बल्कि एक साम्राज्य बनाने के इरादे से आए थे। और लड़ाई के मैदान से बाहर वो एक अमाल के लेखक भी थे। हाँ, उनकी आत्मकथा तुसुके बाबरी या बाबरनामा, जो उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी, उस दौर को समझने के लिए एक बेहतरीन किताब है। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं गद्दी पर बैठे, लेकिन उनकी कहानी बड़ी उतार चढ़ाव वाली है। बहुत ज्यादा। उनका शासन 2 हिस्सों में बटा है, 1530 से 1540 और फिर एक लंबे गैप के बाद 1555 से 1556 तक। उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता। बिल्कुल। बाबर ने एक साम्राज्य बनाया और हुमायूं ने उसे लगभग गंवा ही दिया था, छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेरशाह सूरी। चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में हारने के बाद हुमायूं को 15 साल के लिए देश से बाहर रहना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1555 में सरहिंद की लड़ाई जीतकर उन्होंने दिल्ली की गद्दी वापस हासिल कर ली। उन्होंने दिल्ली में दीन पनाह नाम का एक शहर भी बसाया था। हाँ, और हुमायूं की कहानी को समझने के लिए सबसे अच्छी किताब उनकी बहन गुलबदन बेगम की लिखी हुई हुमायूंनामा है। तो अब आते हैं उस शख्स पर जिसने मुगलों को 15 साल तक भारत से बाहर रखा, शेरशाह सूरी। उनका शासन सिर्फ 5 साल का था, 1540 से 1545 तक। हाँ, लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से उन्हें मध्यकालीन भारत का सबसे बेहतरीन प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। और ये बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है। एक अफगान शासक जिसका असली नाम फरीद खान था। अच्छा, फरीद खान। हाँ, बिहार के एक शासक के यहाँ काम करते हुए उन्होंने एक शेर को मार दिया था। तब उन्हें शेर खां की उपाधि मिली थी। वो एक मामूली जागीरदार के बेटे से हिंदुस्तान के शहंशाह बने। उनकी कहानी एक असली अंडरडॉग की कहानी है। तो सवाल यह है कि उन्होंने सिर्फ 5 साल में ऐसा क्या कर दिया जिसे आज भी याद किया जाता है। शुरुआत करते हैं उनके केंद्रीय प्रशासन से। ठीक है। उन्होंने शासन को अलग-अलग विभागों में बांट दिया था, जैसे दीवान वजारत, जो राजस्व या फाइनेंस देखता था, दीवान आरिज यानी सेना, दीवान रसालत विदेश मामले, और दीवान इंशा शाही खत किताबत, और दीवान कज़ा न्याय विभाग। ये सुनने में शायद आज आम लगे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये क्रांतिकारी कदम था। बिल्कुल, ये आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा ही है, जहां हर मंत्रालय का एक खास काम होता है। 500 साल पहले इस तरह की संगठित व्यवस्था बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसने शासन को व्यक्ति आधारित से व्यवस्था आधारित बना दिया। सही कहा। मतलब राजा कोई भी हो, सिस्टम चलता रहे। और उनके 3 बड़े सीधे साधे नियम थे। सारी ताकत सुल्तान के हाथ में, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस, जो बहुत जरूरी था, और सिस्टम को चलाने के लिए कड़ा अनुशासन। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े सुधार की, राजस्व और कृषि। उन्होंने गले शेरशाही नाम से जमीन मापने का एक स्टैंडर्ड पैमाना बनाया। और यहीं पर उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू की। ये क्या था, इसे थोड़ा समझाइए। इसे आज के प्रॉपर्टी एग्रीमेंट की तरह समझिए। पट्टा सरकार की तरफ से दिया गया एक टाइटल डीड था, जिसमें लिखा होता था कि ये जमीन आपकी है और आपको इस पर कितना टैक्स देना है। अच्छा। और कबूलियत किसान का साइन किया हुआ एग्रीमेंट था कि हाँ, मैं ये टैक्स चुकाऊंगा। वाह, मतलब ऐसे पहली बार किसानों को अपनी जमीन पर कानूनी हक दिया और सरकार और किसान के बीच के रिश्ते को पारदर्शी बनाया। बिल्कुल। इससे बिचौलिए खत्म हो गए और किसानों को ये भरोसा मिला कि उनसे तय से ज्यादा टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसी ने आगे चलकर रैयतवाड़ी सिस्टम की नींव रखी। उनके आर्थिक सुधारों की एक और मिसाल है मुद्रा यानी करेंसी। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शेरशाह को आधुनिक रुपए का जनक कहा जाता है। उन्होंने 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया, जिसे रुपया नाम दिया। और वो इतना स्टैंडर्ड और शुद्ध था कि यही आगे चलकर ब्रिटिश और आज के भारतीय रुपए का आधार बना। ये तो कमाल की बात है। और ये बात मुझे हैरान करती है, शेरशाह ने जो रुपया चलाया वो किसी न किसी रूप में आज तक हमारे सिस्टम का हिस्सा है। सही बात है। 500 साल बाद भी हम उसी विरासत को अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। ये उनके सुधारों के टिकाऊपन का सबसे बड़ा सबूत है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। उनका सबसे बड़ा काम था सड़क ए आजम, जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं। हाँ, ये बंगाल के सोनारगांव से लेकर काबुल तक जाती थी। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, नहीं, ये साम्राज्य की धमनियों की तरह थी, जिससे व्यापार, सेना और डाक सब कुछ तेजी से चल सके। और इस सड़क को कामयाब बनाया एक और शानदार आइडिया ने, सराय। हाँ, सराय। हर कुछ किलोमीटर पर उन्होंने यात्रियों और व्यापारियों के लिए सराय या मोटेल बनवाए। लेकिन ये सराय सिर्फ रुकने की जगह नहीं थे। तो फिर क्या थे? ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम थे। मतलब ये कि हर सराय एक डाक चौकी भी थी, जहां से घुड़सवार डाकिया तेजी से खबरें पहुंचाते थे। अच्छा। यहीं से उनका खुफिया तंत्र भी काम करता था। और इन सरायों की वजह से सड़क पर हमेशा चहल पहल रहती थी, जिससे अपराध कम हो गए। तो एक ही चीज से उन्होंने ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चारों समस्याओं को हल कर दिया। बिल्कुल। कमाल है। और सेना में भी उन्होंने बड़े सुधार किए। हाँ। सैनिकों को जागीर की जगह नकद वेतन देना शुरू किया। सेना सीधे सुल्तान के कंट्रोल में होती थी। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की दाग और चेहरा प्रथा को दोबारा सख्ती से लागू किया। दाग यानी घोड़ों पर निशान लगाना, और चेहरा मतलब सैनिकों का पूरा रिकॉर्ड रखना। उनकी न्याय व्यवस्था के बारे में तो कहानियां मशहूर हैं। हाँ, कहा जाता है कि न्याय के लिए शेरशाह अपने बेटे को भी सजा दे सकता था। और सुरक्षा का आलम ये था कि कोई बूढ़ी औरत भी सोने से भरी टोकरी सिर पर रखकर रात में सफर कर सकती थी, उसे किसी चोट का डर नहीं था। ये दिखाता है कि उन्होंने कानून का राज स्थापित कर दिया था। उनकी कला और धार्मिक नीति के बारे में क्या कहेंगे? स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना बिहार के सासाराम में उनका अपना मकबरा है। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं, बहुत खूबसूरत है। एक झील के बीच बना ये अष्टकोणीय मकबरा भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का शानदार मेल है। और जहां तक धर्म की बात है, वो खुद एक पक्के सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन उनका प्रशासन काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष था। अच्छा। उन्होंने ब्रह्मजीत कौर जैसे कई हिंदुओं को ऊंचे पदों पर रखा और मंदिरों को भी दान दिया। तो फिर इतने काबिल शासक का अंत कैसे हुआ? 1545 में कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान उक्का नाम का एक रॉकेट जैसा हथियार चलाते हुए पास रखे बारूद में धमाका हो गया और उसी में उनकी मौत हो गई। एक शानदार सफर का अचानक अंत। तो अगर शेरशाह इतने काबिल थे तो उनका सूर साम्राज्य ज्यादा क्यों नहीं चला? क्योंकि उनका पूरा सिस्टम एक मजबूत केंद्रीय शासन पर टिका था। उनके उत्तराधिकारी कह सकते हैं कि कमजोर निकले और साम्राज्य बिखर गया। शेरशाह की मौत के बाद जो राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ, उसी का फायदा उठाकर हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है हुमायूं के बेटे अकबर की। बिल्कुल। जिसने न सिर्फ मुगल साम्राज्य को दोबारा स्थापित किया, बल्कि शेरशाह की प्रशासित विरासत पर एक शानदार इमारत खड़ी की। और इसीलिए शेरशाह को अकबर का अग्रदूत या फोररनर ऑफ अकबर कहा जाता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, सोचिए, एक दुश्मन की बनाई व्यवस्था को अपना लेना। अकबर ने ये नहीं देखा कि सिस्टम किसने बनाया, बल्कि ये देखा कि कितना कारगर है। ये दिखाता है कि एक अच्छा आइडिया किसी भी दुश्मनी या विचारधारा से बड़ा होता है। शेरशाह की असली जीत यही की क्योंकि नीतियां उनके साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहीं। तो बातें हैं अकबर पर, जिनका दौर 1556 से 1605 तक रहा। इसे मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर की शुरुआत माना जाता है। हाँ, स्वर्ण युग का आरंभ। उन्होंने मनसबदारी प्रथा शुरू की। ये क्या थी? ये सेना और प्रशासन को एक साथ कंट्रोल करने का एक बहुत ही चालाक तरीका था। हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक दी जाती थी। अच्छा। इसमें 2 हिस्से होते थे, जात और सवार। जात से अधिकारी का पद और उसकी सैलरी तय होती थी। और सवार से ये तय होता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक अपनी कमान में रखने होंगे। तो एक ही रैंक से आपकी हैसियत और आपकी सैन्य जिम्मेदारी दोनों तय हो जाती थी। और उनके राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने दसाला प्रणाली लागू की, जो शेरशाह के सिस्टम का ही एक सुधार रूप थी। हाँ, अकबर की धार्मिक नीति सुलह एक कुल यानी सबके साथ शांति पर आधारित थी। उनके दरबार में नवरत्न भी थे, जैसे बीरबल, तानसेन और टोडरमल। बिल्कुल। अकबर का दौर असल में एकीकरण का दौर था। उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाओं और संस्कृतियों को जोड़कर एक मजबूत साम्राज्य बनाया। फतेहपुर सीकरी जैसा पूरा शहर बसाना या आगरा का किला बनवाना। हाँ, ये सब उनके विशाल दृष्टिकोण को दिखाता है। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर का दौर आया, जिन्हें कला और न्याय के लिए याद किया जाता है। 1605 से 1627 तक। उनकी न्याय की जंजीर का किस्सा बहुत मशहूर है। हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने अपने महल से एक सोने की जंजीर लटवाई थी, जिसे कोई भी आम आदमी खींचकर सीधे
सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। दिलचस्प है। ये दिखाता है कि वो खुद को एक न्यायप्रिय राजा के रूप में पेश करना चाहते थे। उनके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जहांगीर के बाद आए शाहजहां 1627 से 1658 तक, जिन्हें आर्किटेक्ट किंग कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, उनकी लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। शाहजहां का दौर मुगल वास्तुकला का शिखर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन शानदार इमारतों की एक बहुत बड़ी कीमत थी। शाहजहां के निर्माण कार्यों ने शाही खजाने पर भारी बोझ डाला। तो ये वास्तुकला का स्वर्ण युग था, लेकिन ये एक बहुत महंगा स्वर्ण युग था। इसी आर्थिक दबाव ने कहीं ना कहीं साम्राज्य की जड़ों को कमजोर करना शुरू कर दिया था। और इस कहानी के आखिरी बड़े बादशाह थे औरंगजेब 1658 से 1707 तक। हाँ, उनका दौर विस्तार और संघर्षों से भरा था। उनके समय में मुगल साम्राज्य भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा था, लेकिन यहीं से पतन की शुरुआत भी हुई। औरंगजेब एक बहुत ही जटिल शासक थे। एक तरफ वो बहुत सादा जीवन जीते थे, जिसकी वजह से उन्हें जिंदा पीर भी कहा गया। अच्छा। वो एक कुशल सेनापति और प्रशासक थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी कुछ नीतियां, जैसे जजिया कर को दोबारा लगाना और डेक्कन में मराठों के साथ सालों तक चलने वाली लड़ाइयां, वो साम्राज्य के लिए घातक साबित हुई। बिल्कुल, इन लड़ाइयों ने खजाना खाली कर दिया और साम्राज्य के खिलाफ कई विद्रोहों को जन्म दिया। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है। संगीत पर पाबंदी लगाने वाले औरंगजेब के समय में ही शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज्यादा किताबें फारसी में लिखी गईं। ये दिखाता है कि संस्कृति पर शाही फरमानों का असर एक हद तक ही होता है। बादशाह भले ही कुछ नापसंद करे, लेकिन कला और ज्ञान अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। सही कहा। यह हमें बताता है कि साम्राज्य से बादशाह की इच्छा से नहीं चलता, समाज की अपनी एक गति होती है। चलिए आखिर में मुगल प्रशासन के कुछ खास पदों को समझ लेते हैं। वजीर प्रधानमंत्री होता था। मीर बख्शी एक तरह से रक्षा मंत्री था, जो सेना का सारा हिसाब किताब रखता था। और मुहत्सिब लोगों के नैतिक आचरण पर नजर रखता था। ये बात दिखाते हैं कि प्रशासन कितना व्यवस्थित था, हर काम के लिए एक खास अधिकारी था। हाँ, और ये शेरशाह की शुरू की हुई व्यवस्था का ही विस्तार था, जिसे मुगलों ने और भी बड़ा और विस्तृत बना दिया था। तो आज की इस चर्चा में हमने मुगल वंश की स्थापना से लेकर उसके चरम और फिर पतन की शुरुआत तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे बाबर ने इसकी नींव रखी, हुमायूं ने इसे लगभग खो दिया, और फिर कैसे एक बाहरी ताकत शेरशाह सूरी ने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जिसे अपनाकर अकबर ने मुगल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। बिल्कुल, हमने जहांगीर की कला, शाहजहां की वास्तुकला और औरंगजेब के विस्तार और विरोधाभासों को भी समझा। ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि विचारों, व्यवस्थाओं और विरासतों की भी है। हाँ। इस पूरी कहानी से एक सवाल मन उठता है, एक साम्राज्य बनाने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तलवार की ताकत या एक अच्छी व्यवस्था बनाने की सोच? शायद यही इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। शेरशाह ने दिखाया कि एक अच्छी व्यवस्था सिर्फ 5 साल में एक साम्राज्य की किस्मत बदल सकती है, और मुगलों ने दिखाया कि उस व्यवस्था को अपनाकर उसे सदियों तक चलाया जा सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में असली जीत किसकी होती है, एक विजेता की या उसके विचारों की। इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी कोई भी दिलचस्प बातचीत मिस न करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस जानकारी को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं या परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। वो एक बहुत ही दिलचस्प दौर की कहानी बताते हैं ना। बिल्कुल, ये वो दौर था जब दिल्ली में आप कह सकते हैं मुगल सल्तनत की पकड़ ढीली पड़ रही थी। हाँ, ढीली पड़ रही थी और भारत के अलग अलग कोनों में 3 बड़ी ताकतें मतलब अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश कर रही थी। और ये सिर्फ राजाओं या लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से स्टेट बिल्डिंग के 3 अलग अलग प्रयोग थे। अच्छा। एक ने पहाड़ों और गुरिल्ला युद्ध को अपना हथियार बनाया, दूसरी ने धर्म और एकता को, और तीसरी ने किसानों और एक अभेद्य किले को अपना आधार बनाया। सही। तो आज हम इन्हीं 3 कहानियों की गहराई में उतरेंगे, मराठा, सिख और जाट। हम देखेंगे कि ये ताकतें कैसे बनी, इनकी खासियत क्या थी और क्यों इनका अंत लगभग एक जैसा हुआ। तो शुरू कहां से करें? चलिए शुरू करते हैं दक्कन की पहाड़ियों से, मराठा साम्राज्य के साथ। और मराठा साम्राज्य का जिक्र छत्रपति शिवाजी महाराज के बिना तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल अधूरा है। 1674 में जब उन्होंने रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया, तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो एक संदेश था। जी हाँ, वो मुगलों को एक सीधा संदेश था कि अब दक्कन में एक नई एक संप्रभु शक्ति का उदय हो चुका है। रायगढ़ सिर्फ राजधानी नहीं, इस नई सोच का केंद्र था। ये बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है। एक तरफ देखिए मुगल ताजमहल जैसी आलीशान इमारतें बना रहे थे, जो उनकी शान-ओ-शौकत दिखाती थी, और दूसरी तरफ शिवाजी पूरी तरह से प्रैक्टिकल, मजबूत और मतलब सामरिक महत्व वाले किले बना रहे थे, जैसे रायगढ़ और प्रतापगढ़। सोच का फर्क यही साफ दिखता है। हाँ। और ये फर्क सिर्फ इमारतों में नहीं, उनकी पूरी रणनीति में था। शिवाजी के जो संघर्ष थे, चाहे वो अफजल खान का वध हो या 1665 की पुरंदर की संधि, ये सब दिखाते हैं। ये सब दिखाते हैं कि वो जानते थे कि बड़ी मुगल सेनाओं को आमने सामने की लड़ाई में हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला, गन्नी कावा, यानी गुरिल्ला युद्ध। इसे सिर्फ एक युद्ध नीति कहना भी शायद कम होगा। सोचिए मुगलों की वो भारी भरकम धीमी सेना मैदान में चल रही है, और मराठा सैनिक जो उन पहाड़ियों को अपनी हथेली की तरह जानते हैं, वो अचानक कहीं से हमला करते हैं, तबाही मचाते हैं, और इससे पहले कि मुगल सेना संभल पाए वो वापस घाटी में गायब। कमाल है। ये दुश्मन को ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई, रफ्तार और भूगोल के ज्ञान से हराने की कला थी। लेकिन सिर्फ सैन्य ताकत से साम्राज्य नहीं बनते। नहीं। शिवाजी की असली शक्ति का राज उनके प्रशासन में छिपा था। हाँ, उनकी अष्टप्रधान परिषद, ये सिर्फ 8 मंत्रियों की सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही आधुनिक सोच थी। उन्होंने पूरा सिस्टम ऐसा बनाया कि सारी पावर किसी एक आदमी के हाथ में न रहे। हाँ, विकेंद्रीकरण किया। पेशवा यानी प्रधानमंत्री से लेकर अमात्य यानी वित्त मंत्री और सुमंत जो विदेश मंत्री थे, हर काम के लिए एक एक्सपर्ट था। तो ये एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी थी जो मुगलों को टक्कर दे सकती थी। बिल्कुल, और इस सिस्टम को चलाने के लिए पैसा चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत ही चतुर राजस्व प्रणाली बनाई। इसमें 2 शब्द बार-बार आते हैं, चौथ और सरदेशमुखी। ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। हाँ, करते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चौथ एक तरह का प्रोटेक्शन मनी था। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मराठा पड़ोसी राज्यों से कहते थे, हमें अपनी कमाई का चौथा हिस्सा दो और हम गारंटी देते हैं कि कोई और तुम पर हमला नहीं करेगा, यहाँ तक कि हम भी नहीं। अच्छा। पर ये बहुत विवादास्पद भी था। कई राज्य इसे सीधी-सीधी उगाही मानते थे। तो इसने मराठों को अमीर तो बनाया, लेकिन कई पड़ोसियों को दुश्मन भी बना दिया होगा। बिल्कुल, और यहीं पर सरदेशमुखी का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि हक का मामला था। हक का मामला कैसे? वो एक तरह का दावा था कि इस इलाके के सबसे पुराने और असली मुखिया हम हैं, इसलिए हमें एक अतिरिक्त हिस्सा मिलना चाहिए। एक आपकी सुरक्षा की कीमत थी, तो दूसरा उनके प्रभुत्व का। समझ गई। शिवाजी ने नौसेना पर भी ध्यान दिया, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। बहुत दूर की सोच थी। वो समझ गए थे कि कोंकण तट पर अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए समुद्री ताकत बहुत जरूरी है। लेकिन शिवाजी के बाद कहानी बदल गई। 17 पेशवाओं के हाथ में आ गई। जी, और बाजीराव प्रथम जैसे पेशवाओं के दौर में तो मराठा साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उनका प्रभाव दिल्ली तक फैल गया था। लेकिन शायद यहीं से पतन के बीज भी पड़ने लगे थे। साम्राज्य जितना फैला, उसे संभालना उतना ही मुश्किल होता गया। हाँ, और फिर वही हुआ जो अक्सर बड़े साम्राज्यों के साथ होता है, आंतरिक फूट, कमजोर उत्तराधिकारी और आपस की लड़ाइयां। बिल्कुल, इन सब ने मराठा शक्ति को खोखला कर दिया। 3 आंग्ल मराठा युद्धों ने तो बस आखिरी कील ठोक दी, और 1818 तक सब खत्म हो गया। यह एक ऐतिहासिक सबक है। भारी खतरों से ज्यादा खतरनाक भीतरी कमजोरियां होती हैं। सही बात है। मराठा साम्राज्य का पतन अंदरूनी कलह की वजह से हुआ। एक मजबूत शासक के बाद जब नेतृत्व बिखरता है, तो क्या होता है, इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। और यही कहानी हमें एक अलग रूप में उत्तर में पंजाब में भी देखने को मिलती है। हाँ, मिलती है। पंजाब की कहानी शुरू होती है मिसलों से। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के बाद सिखों ने खुद को छोटे-छोटे जत्थों में संगठित किया, जिन्हें मिसल कहते थे। ये कुल 12 मिसलें थी, जैसे भंगी, सुकरचकिया, अहलुवालिया। तो ये एक तरह का संघ था। हाँ, एक कन्फेडरेसी कह सकते हैं। हर मिसल का अपना सरदार था, अपना इलाका था, लेकिन एक साझा पहचान और मकसद के लिए वे सब एक थे। और उनका प्रशासन भी सुना है काफी लोकतांत्रिक था। जी, बड़े फैसले सब मिलकर सरबत खालसा में लेते थे। ये सामूहिक नेतृत्व की भावना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उन्हें अहमद शाह अब्दाली जैसे अफगान आक्रमणकारियों के सामने टिके रहने में मदद की। लेकिन बिखरी हुई ताकतें एक सीमा तक ही सफल हो सकती हैं। इस बिखराव को एकता में बदलने का काम किया एक नौजवान ने, जिसका नाम था रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने सभी मिसलों को एक झंडे के नीचे लाकर 1799 में एक विशाल सिख साम्राज्य की नींव रखी। और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। जी, महाराजा रणजीत सिंह एक असाधारण शासक थे। उनकी सबसे
बड़ी खासियत उनकी दूरदर्शिता थी। वो समझ गए थे कि अगर अंग्रेजों जैसी ताकत से मुकाबला करना है तो पारंपरिक तरीकों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, और इसी सोच के तहत उन्होंने यूरोपीय अफसरों की मदद से अपनी सेना को आधुनिक बनाया। ये फैसला अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उस दौर में जब ज्यादातर भारतीय शासक अपनी पारंपरिक सैन्य तरीकों पर ही भरोसा कर रहे थे, तब रणजीत सिंह ने यह समझ लिया था कि भविष्य यूरोपीय सैन्य अनुशासन और तकनीक का है। ये उनकी दूरदर्शिता थी, लेकिन शायद एक तरह की विडंबना भी। विडंबना कैसे? उन्होंने दुश्मन के तरीकों को अपनाकर एक मजबूत सेना तो बना ली, लेकिन इससे ये भी तय हो गया कि आखिरी मुकाबला उन्हीं के नियमों पर होगा। ये भी नजरिया है। इसके अलावा उनका शासन धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था और उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत चढ़वाकर उसे उसका वर्तमान स्वरूप दिया, जो आज आस्था और शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल। पर रणजीत सिंह के बाद सिख साम्राज्य भी उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस पर मराठा साम्राज्य चला था। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद कोई भी उनके जैसा योग्य शासक नहीं हुआ। दरबार साजिशों का अड्डा बन गया, जिससे साम्राज्य अंदर से कमजोर हो गया। और इसी आंतरिक कमजोरी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। हाँ, दो आंग्ल सिख युद्धों के बाद 1849 में पंजाब को भी ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। एक बार फिर एक मजबूत शासक के बाद नेतृत्व की कमी और आंतरिक फूट ने एक और शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य का अंत कर दिया। सही। तो अब तक हमने दक्कन में सैन्य रणनीति पर बना एक साम्राज्य देखा और पंजाब में आस्था और एकता से बना एक साम्राज्य। हमारी तीसरी कहानी उस ताकत की है जो सीधी जमीन से जुड़ी थी, जाट राज्य की। जाटों की कहानी और भी अलग है। उनकी शक्ति का आधार कोई बड़ी सेना या प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि किसान समुदाय का समर्थन था। इसकी औपचारिक शुरुआत बदन सिंह ने की। जी, जिन्होंने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। और भरतपुर का मतलब है लोहागढ़ का किला। वही किला जिसे अंग्रेज भी कभी जीत नहीं पाए। ये उनकी रक्षा प्रणाली और उनके अड़ियल स्वभाव का प्रतीक था। लेकिन जाट राज्य को उसकी असली पहचान मिली महाराजा सूरजमल से। उन्हें जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। ये उपाधि उन्हें सिर्फ उनकी बहादुरी के लिए नहीं मिली, नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमानी, कूटनीति और प्रशासनिक समझ के लिए मिली थी। उन्होंने न सिर्फ आगरा और मथुरा जैसे बड़े शहरों पर कब्जा किया, बल्कि अपने राज्य को स्थिरता भी दी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान उनकी भूमिका बहुत दिलचस्प है। हाँ, बहुत। उन्होंने मराठों को सलाह दी थी कि वे अपनी भारी तोपों और औरतों बच्चों को पीछे छोड़कर हल्की सेना के साथ लड़े, जैसा जाट करते थे। लेकिन मराठों ने उनकी सलाह नहीं मानी और नतीजा हम सब जानते हैं। ये दिखाता है कि सूरजमल सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी थे। बिल्कुल। उनकी शक्ति का राज ये था कि उन्होंने अपनी जड़ों यानी किसान समर्थन को कभी नहीं छोड़ा और अपनी सीमाओं को लोहागढ़ जैसी किलों से सुरक्षित रखा। लेकिन उनके बाद जाट राज्य भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ता गया और आखिर में उसका प्रभाव भी सीमित हो गया। तो हमारे सामने तीन अलग-अलग मॉडल हैं। मराठा एक गतिशील सैन्य राज्य जो दूसरों से वसूले गए करों पर चलता था। सिख एक ऐसा साम्राज्य जो एक धार्मिक भाईचारे से निकलकर एक आधुनिक सेना तक पहुंचा। और जाट एक ऐसा राज्य जिसे किसानों के समुदाय ने अपनी जमीन की रक्षा के लिए बनाया और एक अभेद्य किले के चारों ओर खड़ा किया। और फिर भी तीनों का अंत एक ही कहानी कहता है। हाँ, कि तीनों अपनी अपनी अंदरूनी लड़ाइयों और उत्तराधिकार की समस्याओं में उलझ गए और एक ज्यादा संगठित, ज्यादा अनुशासित ताकत यानी अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए। ये दिखाता है कि 18वीं सदी का भारत कितना अस्थिर और अवसरों से भरा था। जी, मुगल सत्ता के कमजोर होने से जो खालीपन पैदा हुआ उसे भरने के लिए कई दावेदार खड़े हुए, लेकिन कोई भी अकेले उस पर पूरी तरह काबिज नहीं हो पाया। तो आज की चर्चा से ये बात साफ होती है कि साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना सिर्फ बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल नहीं, उनकी नींव की मजबूती इस बात पर टिकी होती है कि वो अपने आंतरिक मतभेदों और नेतृत्व के संकट को कैसे संभालते हैं। और ये हमें आज के लिए एक दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है। सोचिए, अगर इन तीनों में से कोई एक शक्ति मराठा, सिख या जाट अपने उत्तराधिकार की समस्या को सुलझा लेती और आंतरिक रूप से एकजुट रहती, तो क्या आज भारत का नक्शा कुछ